प्लेनेट एंड नक्षत्र। कल परसों वाला आ गया था सबको, परसों जो अपन ने किया था काल चक्र, कल था अपना काल चक्र का चार्ट, 12 भाव हाउसेज। उन हाउसेज में किसी को कुछ पूछना है? अगर किसी को कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकते, निसंकोच, कोई संकोच मत करें, क्योंकि अपन आगे बढ़ेंगे तो हाउसेज आगे प्लेनेट, प्लेनेट से आगे नक्षत्र, तो वो तीनों एनर्जियां फिर एक साथ मिल जाएंगी। पोच पोच मत हो जाना, पहले एक एक चीज क्लियर करते रहो। ठीक, अब है अपने पास प्लेनेट। आज पहले अपन प्लेनेट करते हैं, फिर उसके बाद करेंगे नक्षत्र। तो द प्लेनेट से प्लेनेट्स कौन से हैं हमारे पास? सन, सूर्य, मून, जुपिटर। सन, मून, जुपिटर, मर्क्यूरी, बुध। ठीक है, गुरु, चंद्रमा, सूर्य, वीनस, शुक्र। प्लैनेट जो है वो वैसे 9 काउंट करते हैं अपन, बट अपनी यहाँ पर 12 काउंट करेंगे उनको। ठीक है, प्लूटो, नेपच्यून और यूरेनस तीनों को शामिल करेंगे, इंद्र, वरुण और यमन। ठीक है, सन, मून, जुपिटर, मरकरी और वीनस, मार्स, मंगल, सैटर्न, शनि, राहु, नॉर्थ नोड ऑफ मून, ये मूनी, केतु, साउथ नोड, दक्षिण। मून जहां पृथ्वी के चक्कर काटता है तो 2 कोण बनाता है, एक कोण बनाता है वहां पर 180 डिग्री पर राहु है, और दूसरा कोण बनाता है वहां पर 180 डिग्री पर केतु। तो इसलिए इसे साउथ नोड और नॉर्थ नोड बोलते हैं, दक्षिण और उत्तरी छोर। ठीक है, सूर्य राजा, चंद्रमा जो है वो उसकी क्वीन है। नॉर्मल तौर पर जब हम देखते हैं तो ऐसे देखते हैं, इनकी डिकोडिंग करेंगे अभी हम एनर्जी के आगे, पर नॉर्मल तौर पर ऐसे देखते हैं। जुपिटर गुरु है, बुध जो है पुत्र है, शुक्र जो है उनका प्रेम है, मंगल जो है वो पराक्रम है, किसी का भी पराक्रम मंगल, और शनि जो है वो उनका एक्शन है, क्रिया, कर्म, ये कर्म है। कोई भी व्यक्ति है तो सूर्य वो व्यक्तिगत तौर पर, कोई भी व्यक्ति है तो सूर्य के तौर पर वो राजा है, चंद्रमा के तौर पर वो राजा, मतलब उसकी फैमिली पूरे सोलर सिस्टम की। राहु जो है उसकी डिजायर्स है, वो क्या डिजायर रखता है अपनी लाइफ में, और केतु जो है वो उसका डिटैचमेंट। ओके, एक कोई व्यक्ति इस 9 प्लेनेट में कैसे काम, ठीक है, ये 9 प्लेनेट इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर पूरे एक व्यक्ति का स्ट्रक्चर है, पूरा का। यूरेनस क्या है? यूरेनस है ये जो 3 प्लेनेट है, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो, ये सूर्य है, शुक्र है, बुध है, यहाँ पर पृथ्वी है, तो यहाँ पर चंद्रमा घूम रहा है, इसलिए पृथ्वी को शामिल नहीं किया गया। ओके,
पृथ्वी को हम ग्रह में शामिल नहीं करते। साइंस करती है, अध्यात्म नहीं करता है, क्योंकि पृथ्वी पर फोकस है पूरी एनर्जी का। जो भी एनर्जी हो पृथ्वी पर केंद्रीकरण है उसका, तो वो ग्रह नहीं है, वो जीवन है। पृथ्वी अपने आप में साकार रूप है किसी भी चीज का। बाकी सारे प्लैनेट इधर है। ओके, ये जो यूरेनस, प्लूटो और नेपच्यून है, ये इधर है, बहुत दूर है। इसलिए ये जब परिक्रमा कंप्लीट करते हैं अपनी इस साइकिल में, तो ये ना सबसे ज्यादा समय लगता है। ये जब चक्कर कर रहे होता है अपना, तो ये बहुत ज्यादा समय लेते हैं। तो आमतौर पर हम इनको चार्ट वाइज कैलकुलेट नहीं करते, बट इनकी एनर्जी होती है हमारे चार्ट। क्या एनर्जी होगी? अब इसके जीवन कोई चेंज आएगा तो कहां से आएगा? यूरेनस से। स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी आएगी तो कहां से आएगी? नेपच्यून से। और ट्रांसफॉर्मेशन आएगा तो कहां से आएगा? प्लूटो से। अब लोग बोलते हैं कि स्पिरिचुअल प्लैनेट तो केतु ही है। केतु स्पिरिचुअल प्लैनेट मांगते हैं ना हम लोग, केतु स्पिरिचुअल। बट स्पिरिचुअलिटी एक्चुअली जो बेस कंसेप्ट स्पिरिचुअलिटी का जो है वो नेपच्यून के पास है। ये हमारी वो जन्मों जन्मों की हिडन स्पिरिचुअल कंसेप्ट होता है इसमें। जो हमें ड्रीम्स आ रहे होते हैं, विजन आ रहे होते हैं, इंट्यूशन हो रही होती है, या किसी इल्यूजन में जा रहे हैं, तो नेपच्यून होता है। नेपच्यून का बहुत प्रभाव होता है। ये जो ड्रीम विजन आते हैं ना अपने को, ये यहां से नेपच्यून से। यूरेनस का चेंज लाइफ में जब भी चेंज आएगा तो यूरेनस पर आएगा। किसी के हाउस में यूरेनस है तो यूरेनस 7 ईयर में अपना चक्र कंप्लीट करता है, तो उस हाउस में चेंज आ रहा होता है। ठीक, उस हाउस में चेंज आ रहा हो। अगर वो हाउस क्लीज तो हो रहा होगा तो वो बहुत डाउन जा रहा होगा, और अगर वो हाउस एक्टिव हो रहा होगा तो वो बहुत अपवर्ड्स जा रहा होगा। तो ये 7 साल तक उसको ऐसे करें, उसकी लाइफ में चेंज लेके आता है। 7 ईयर का साइकिल, ये हर आदमी की लाइफ में घटित होता है। एक चेंज हर 7 साल में एक चेंज घटित होता है हमारे लाइफ। जबकि हम देखेंगे ना, तो हर 7 साल में 7 से 9 साल के बीच में हम चेंज महसूस करेंगे। 7 साल के हुए, 14 साल के हुए, 21 साल के हुए, 28 साल के हुए, परिस्थितियां बदलती रहेंगी। क्योंकि फिर इसके बाद 8वां ईयर शुरू होगा, जैसे ही नंबर 1, तो वो चेंज है। सो ये किसको दर्शाता है? चेंज। ये चलो करेंगे पर इसको डिस्कस। ये इस प्रकार से कोई व्यक्तिगत तौर पर अगर देखेगा कि मैं कहाँ क्या हूं, तो वो ऐसे, मैं पर्सनल तौर पर कहाँ एग्जिस्ट कर रहा हूं, क्या है। इसका बताएंगे, इनको सब सबको डिकोड करेंगे। नेपच्यून जो है स्पिरिचुअलिटी, जैसे अभी सुरभि है, जैसे मान लो, तो सुरभि ने बताया कि मुझे ड्रीम आ रहे हैं इस तरीके के, कि मुझे फील हो रहा है कि कोई एनर्जी जो है मुझे पुकार रही है, क्या है सुरभि तेरी यात्रा जो है वो अलग है, तुझे कहीं और जाना है। तो वो जो आ रहा होगा ना, वो यहां से आ रहा होगा, बिकॉज सुरभि के चार्ट में ये 8th हाउस में है राइट नाउ, तो ट्रांसफॉर्मेशन के हाउस में है। तो ये उसको और वो कर रहा है, टेलीकास्ट कर रहा है। कौन सा प्लेनेट कर रहा है? नेपच्यून। ये यहां से टेलीकास्ट होती है अपनी ड्रीम विजन, इंट्यूशन। और ड्रीम विजन में फर्क बता देता हूं, लोगों को पता नहीं होगा। एक होता है ड्रीम, एक होता है विजन। हमारे जो है 3 स्टेज होती है हमारी। एक होती है जब हम जाग रहे होते हैं, जागृत अवस्था, जैसे अभी अपन जाग रहे हैं सबके सब, जागृत अवस्था। दूसरी होती है सुप्त अवस्था, स्लीपिंग स्टेज, जब हम सो रहे होते हैं, कुछ नहीं पता होता। तीसरा होता है ड्रीमी स्टेज,
स्वप्न, तो हम स्वप्न में होते हैं। सो हमें ना तो यहाँ पर कुछ आ रहा है ना यहाँ कुछ आ रहा है, ड्रीम में ड्रीम आ रहे होते हैं, स्वप्न अवस्था में होते हैं हम लोग। तो जो लोग ये सोचे कि मुझे सोते हुए स्वप्न आया, एक्चुअली सोते हुए स्वप्न नहीं आया, वो अवस्था ही स्वप्न की है, वहां सो नहीं रहे हो, वहां कोई ना कोई कनेक्टिविटी है आपके साथ। तो आप कॉन्शियसनेसली किसी ऐसी एनर्जी से कनेक्ट हो गए हो जो, या किसी ऐसे कर्म से कनेक्ट हो गए हो जो आपको ड्रीम या विजन दे रहा हो। अब ड्रीम क्या है? ड्रीम इल्यूजन है। मेरा सपना है कि मैं राष्ट्रपति बनूं, ना भी बनूं, ड्रीम एक इल्यूजन है, मैंने स्वप्न देखा कोई। इसको हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं, इसको आदमी भूल जाएगा जल्दी जल्दी। जब विजन आएगा ना, विजन स्वप्न नहीं है, विजन कनेक्टिविटी है, उसको डिकोड आपको करना है। और एक बार अगर आ गया तो ये जब तक अपने आप को कंप्लीट ना कर लेगा तब तक इसकी वो जो क्रेविंग है ना, वो जाएगी नहीं कि हाँ मुझे उस दिन याद, बचपन में ये सपना आया था। होता है ना, बहुत सारी चीजें ऐसी हमें बचपन की भी याद है जिसको हम सपना मानते थे, बट आज तक वो एग्जिस्ट कर रही है हमारे साथ, वो विजन है। ड्रीम जो है ये आपकी इल्यूजन स्टेज है, यहाँ पर ना आप सो रहे हो ना जाग रहे हो, कुछ नहीं। विजन जो है वो आपकी कनेक्टिविटी है, और ये जो आता है विजन, ये डीप स्लीप में आएगा आपको, जब आप बहुत गहरे में सो रहे हो। ड्रीम आपको कभी भी आ सकता है, सो वो स्वप्न अवस्था है, अवस्था बोला गया है उसको, नेपच्यून। तो ये है नेपच्यून। क्या है ये? ड्रीम, ये विजन, ये सब कुछ नेपच्यून के अंडर कस्टडी काम करता है। यहां से टेलीकास्ट हो रहा है हमारे पास। इसको हम हिंदी में बोलते हैं इंद्र, इसको बोलते हैं इंद्र, यूरेनस को, नेपच्यून को बोलते हैं वरुण, विष्णु जी, और प्लूटो को बोलते हैं यमा, रुद्र, ये रुद्र है। तो जहां प्लूटो होगा वहां ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तो वहां तांडव होगा ही होगा। नेपच्यून आपको विजन देगा टू सेटल योर सेल्फ, अपने आप को ऐसे पैटर्न तोड़ के ऐसे सेटल कर लो, पोषण देगा, मतलब एनर्जी का पोषण देगा, कभी किसी चीज का देगा, कभी किसी चीज का देगा। किसी भी चीज का ड्रीम विजन आ सकता है ना अपने, बच्चों से रिलेटेड आ जाएगा, एनर्जी से रिलेटेड आ जाएगा। प्लूटो का 220 ईयर्स का, 20 ईयर्स का, और नेपच्यून का 14 साल का। ये 20 साल तक बैठता है किसी भी राशि में, जब भी किसी हाउस में बैठा हो तो 20 साल तक बैठे। इनसे कम जो है फिर सैटर्न है, सैटर्न जो है वो 2.5 ईयर तक बैठे। चलो अभी नेक्स्ट इसी पे चर्चा करें, कौन कितनी देर कहाँ रहेगा। एक्चुअली बात क्या है कि अपन जो भी प्लेनेट और हाउस में, किसी भी हाउस में कोई भी प्लेनेट लेके जब हम पैदा हुए हैं, तो दैट टाइम दे ऑल आर फ्रॉम आवर पास्ट लाइफ। वो कहां से आए हैं? हमारी पास्ट लाइफ से आए हैं सारे प्लेनेट। तो इसका मतलब हमारे इस जीवन में कभी ना कभी उस पास्ट लाइफ का कोई ना कोई सिनेरियो जरूर क्रिएट होगा, क्लींजिंग के लिए, ताकि हम अवेयरनेस में उसको क्लींज कर पाए। और अगर हम उसे अवेयरनेस नहीं है हमारे पास, तो हम उसे क्लींज नहीं कर पाते, वो फिर हमारे लिए क्या बनता है? इल्यूजन बन जाता है। तो ये सब पास्ट लाइफ से आ रहा है ना हमारे पास, हम आए क्यों हैं, रिबर्थ का फंक्शन क्या है, कार्मिक फंक्शन क्या है। अगर हम उसको डिनाई कर दे तो फिर कुछ बचेगा ही नहीं हमारे पास। समझ रहे हो क्या हो सकता? तो जब आप पास्ट लाइफ से आए हो, तो पास्ट लाइफ में हो चुकी घटनाएं और इस लाइफ में मिला गया व्यक्तित्व, उस घटना से जुड़ा हुआ व्यक्तित्व जब आपको मिलेगा, तो आपको लगेगा कि ये पहले हो चुका है, ये घटना पहले हो चुकी है, क्योंकि उसको क्लियर करने का समय आ गया होगा कि अब उसे क्लियर करना है। तो द सन, सन क्या है? सन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एज ए सोल। ये हमारी सोल, सोल मीन्स हमारी कोर है, ये कोर आइडेंटिटी बोलते हैं उसको।
आत्मा, ठीक है। कोर आइडेंटिटी, सोल कहाँ से पर। तो जब हम आइडेंटिटी के साथ चलते हैं तो सबसे पहले क्या चीज आती है, क्या आएगी? सबसे पहले एक चीज आएगी आइडेंटिटी के साथ, ईगो। क्योंकि ईगो जो है वो हमेशा आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि कोई भी आदमी अपनी आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ होगा। सो वो ईगोलेस तभी हो सकता है जब अपनी आइडेंटिटी को बिल्कुल जीरो कर दे। और इसमें कोर में चला जाए, कोर सोल फंक्शन। मैं दीपक कौशिक हूँ, आइडेंटिटी ना, तो इट्स ईगो। आई एम एस्ट्रोलॉजर, ईगो। मैं लोगों को अच्छी चीजें सिखाता हूँ, ईगो। मैं आपको ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, सब ईगो। तो कोर आइडेंटिटी में ये, और कोर में जाएंगे तो सोल। बट इसकी जर्नी कहां से कहां तक है? इसकी जर्नी है ईगो टू एनलाइटमेंट। यहां से शुरू करते हैं हम आइडेंटिटी से, और यहां तक चलेगा। तो जर्नी कहां से कहां तक की होगी? आई एम मी, ये जो है ये सोल है, ये भी सोल है, बट ये कोर ईगो है। और ये एनलाइटमेंट। ऐसे कोई नहीं बोल सकता आई एम मी। बहुत चीजें होती है, मतलब इस यात्रा तक जाने के लिए सोल जर्नी कर। इसे कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? सूर्य। मुझे ये हमें क्रिएटिविटी भी देता है, पॉजिटिविटी है तो क्रिएटिविटी भी है। ये हमारा लाइफ फोर्स भी है, लाइफ फोर्स भी है। यहीं से पर्पज मिलता है, क्योंकि हर सोल का एक पर्पज होता है। हम पूछते रहते हैं ना हमारा सोल पर्पज क्या है, तो तुम्हारा सोल पर्पज जो है वो तुम्हारा सूर्य बताएगा। तुम्हारा सोल सोल पर्पज क्या है, क्योंकि सोल जब यहीं से निकल रही है तो सूर्य को पता होगा ना कि तुम्हारा कोर सोल पर्पज क्या है। लाइक इन एनी चार्ट, 9th हाउस देयर इज सन, और 9th हाउस किसका है? स्पिरिचुअल जर्नी का। सो द सोल पर्पज इज, सोल का पर्पज क्या है? ये जर्नी, ये यात्रा। यही हो जाएगा ना सोल का पर्पज। अब इसमें मुसीबतें आएंगी, जो भी आएगा वो तो बात की बात है, टास्क आएगा, लेकिन पर्पज यहाँ पर क्रिएट हो जाए। मेरी मेरी आत्मा की यात्रा क्या है? किसी के 7th हाउस में सन है या 1st हाउस में सन है, तो उसका कोर प्रोस्पेक्टिव क्या हो जाएगा? ये दोनों एक साथ काम करेंगे ना, पार्टनर हाउस की तरह। क्या क्या हो जाएगा उसका कोर पर्पज? उसका सोल पर्पज हो जाएगा मेरा पार्टनर कहाँ है, या मैं कौन हूं। समझ रहे हो? सन जब यहाँ काम करेगा तो उसका सोल पर्पज क्या होगा? खुद की खोज। और जहां पता चलेगा कि आइडेंटिटी सोल, तो यहाँ मुझे पता चलेगा कि मेरा पार्टनर मैं हूँ, और मेरा सोल पर्पज क्या है, खुद को फाइंड आउट कर। यही बताएगा ना कोर में सूर्य, क्योंकि वो आइडेंटिटी को लूज कर देगा, ईगो को लूज कर दे। तो जब आप अलाइनमेंट की तरफ जाओगे तो आपको पता चलेगा कि यू आर योर पार्टनर, योर पर्पज इज टू फाइंड योर सेल्फ, अपनी कोर आइडेंटिटी की खोज कर। ओके, आ रहा है समझ में? हाँ, फर्स्ट हाउस में बताओ भी यही खोज करेगा। हाउसेज का एक फॉर्मुलेशन है। हाउसिंग का क्या फॉर्मुलेशन है मैं बता देता हूँ। वैसे तो ये उसका है दृष्टि का, पर आज मैं वैसे छोटा सा इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, ताकि अपन जब चर्चा करें तो आप लोगों को समझ आए बेसिक चीज। हाँ हाँ।
वही बता रहा हूं, फर्स्ट और 7 हाउस ये यूनिवर्सल पार्टनर है, ये कोर पार्टनर है, एक दूसरे के साथ अपनी एनर्जी शेयर कर रहे हैं। क्योंकि काल पुरुष ने 7th हाउस को अपना पार्टनर चुना है, समझ रहे हो? काल पुरुष ने यही तो बनाया है ना पार्टनर हाउस, यही तो है हमारा पार्टनर हाउस। तो ये सेल्फ है और ये पार्टनर हाउस। तो फर्स्ट और 7th हाउस जो है वो कोर एनर्जी एक्सचेंज में है, वो एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। तो इसमें जो प्लेनेट होगा वो यहाँ भी काम करेगा और इसमें जो प्लेनेट होगा वो यहाँ भी काम करेगा। सो उनकी कंबाइन एनर्जी को चेक करेंगे हम, सिंगुलर नहीं, कंबाइन। कोई सेकंड हाउस में कोई प्लेनेट है तो 8th हाउस उसका पार्टनर बन जाएगा, ये और ये पार्टनर है एक दूसरे के, कोर पार्टनर, यूनिवर्सल, जिसको यूनिवर्स ने क्रिएट किया है। कोई प्लेनेट यहाँ है तो इस पे भी इफेक्ट डालेगा, कोई यहाँ है तो इस पे। और उनके बीच का जब संबंध चेक करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इन दोनों को यहाँ बैठने का पर्पज क्या है, समझ रहे हो? और ये पार्टनरशिप थर्ड पर्सन के लिए मत यूज करो कि मैं मेरी वाइफ के लिए यूज करूं, नो, ये मेरा है चार्ट, ये मेरी वाइफ के चार्ट में ये एनर्जी अलग तरीके से काम कर रही हूँ, समझ रहे हो ना? सो मैं मेरा पार्टनर कहाँ ढूंढ रहा हूँ? कोई भी व्यक्ति है तो जो मान लो ये एरिस है, तो एरिस का सोल ट्रिगर अगर पार्टनर के लिए आएगा तो वो लिब्रा में ढूंढेगा, वो लिब्रा को ढूंढ रहा होगा, लिब्रा जो उसके एनर्जी के साथ अलाइन हो। खोज, सूर्य की बात कर रहे हैं, शनि यहां पर बैठे हैं तो किसको खोज रहा होगा? वो उसका लिब्रा। अगर सेकंड हाउस में होगा तो किसको ढूंढ रहा होगा? स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो में होगा तो किसको ढूंढ रहा होगा? टॉरस। अगर जेमिनी होगा तो सजिटेरियस। ये दोनों 7th एक दूसरे के पूरक सिद्धांत, एक दूसरे को पूरा करेंगे, 4 10 एक दूसरे को पूरा करें, एनर्जी इन दोनों को बैलेंस करेंगे। तो जब भी हमारे चार्ट में मान लो यहां सैटर्न बैठा है तो उसे 4th में भी चेक करो, वो यहां भी बैठा है सेम वे में, वो अकेला 10th में नहीं है, वो सेम, हाँ 6 6 12 ही तो करेगा, 5 जो है वो 11 को करेगा, 6 जो है वो 12 को करेगा। कोई कमाल की बात बताता हूँ इसमें आप लोगों को, ये जो हाउस है इसके लॉर्ड कौन है? मार्स। ध्यान से देखना इस बात को, समझ आ जाए तो ये मस्कुलिन है। इस हाउस में जो है वीनस है, ये फेमिनाइन है। ओके, ये जो है यहां पर मरकरी मस्कुलिन है, यहां मून है, ये फेमिनाइन है, यहां सन है, 5th हाउस के लॉर्ड कौन है? सन, यहां मस्कुलिन है, इसके अगेन मरकरी है, यहां पर क्या है? फेमिनाइन है। अब ये यहां मस्कुलिन था मरकरी और यहां आके फेमिनाइन हो गया मरकरी। ये जो लिब्रा है ये मस्कुलिन है और ये स्कॉर्पियो है ये फेमिनाइन है। अब यहां पर जो है वीनस आके मस्कुलिन हो गया, यहां पर फेमिनाइन था, यहां आके मार्स जो है वो फेमिनाइन हो गया, यहां पर मस्कुलिन था, समझ रहे हो? अब यहां पर क्या है? ये जुपिटर है मस्कुलिन, यहां सैटर्न है फेमिनाइन, यहां अगेन सैटर्न है मस्कुलिन और यहां अगेन जुपिटर है फेमिनाइन। एनर्जी कैसे बदल रही हो?
तो हमारा जो पार्टनरशिप का जो 7th हाउस होता है वो एक साथ काम कर रहा होता है सब चीज। 7th हाउस, ये सिर्फ पार्टनर के बारे में मत सोचो। 7th हाउस मीन्स 7th हाउस। 7th हाउस काल पुरुष चार्ट उसके साथ बना रहा है अपना संबंध। अब वो 2nd हाउस है तो यहाँ पर एंसेस्टर वेल्थ है और यहाँ पर ये ऑकल्ट है। तो एंसेस्टर से कोई चीज आएगी तो ही आपको ट्रिगर होगी यहाँ के लिए, अदरवाइज नहीं होगी। आपके जेनेटिक डीएनए में कुछ चीज होगी तो ही तो आप ऑकल्ट में जाओगे। कोई नया तो शुरू कर नहीं रहे हम लोग। हो सकता है आज से आजाद लॉर्ड जुपिटर है उसके, लेकिन यह हाउस फेमिनाइन है तो उसका बिहेवियर भी वैसा ही चेंज हो जाएगा। स्त्री पुरुष के बारे में नहीं है ये, जस्ट लाइक बिहेविंग सेंस कि किसी का प्लेनेट कहाँ होगा तो वो बिहेव कैसा करेगा, वो कैसे बिहेव कर रहा है चीजों। तो अब ये जो है स्कॉर्पियो, यहाँ पर आकर मार्स तक, मतलब कि मार्स जो है वो मस्कुलिन फॉर्म में है, डिवाइन मस्कुलिन फॉर्म में। जब वही फेमिनाइन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, बैलेंस कर गया ना। कैसे बैलेंस कर रहा है? आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन। हो गया ना ट्रांसफॉर्म। तो कैसे फेमिनाइन जो है वो यहाँ आके ट्रांसफॉर्म हो जाए तो मस्कुलिन, समझ रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। तो ये जो 1 और 7 होते हैं ये वाइस वर्सा हाउसेज है, ये एक दूसरे के साथ पूरे तरीके से काम कर रहे होते हैं। 24 इंटू 7 इंटू 369 365 सॉरी 9, 4 दिन बढ़ा रही मेरे साल में, बढ़ भी सकते हैं। लेकिन पर्सनल जो चार्ट जब भी देखोगे तो आपका जो पार्टनर है वो आप ही का सेकंड हिस्सा है। वो आपकी एक सूर्य नाड़ी है, चंद्र नाड़ी, ऐसे मान लो, मतलब खुद को बैलेंस करना है, आधा मैं आधी तू। तो वो है आपका पार्टनर हाउस। आपके ऊपर जब एनर्जी गिर रही है तो उसी दिशा में गिर रही है। मैं खड़ा हूं, मेरे ऊपर एनर्जी आ रही है तो भाई दिस पार्ट इज मस्कुलिन एंड दिस पार्ट इज फेमिनिन, तो मैं ही मेरा पार्टनर, ऐसे बात कर रहा है। मतलब 3D में आपको क्या मिलेगा वो अलग विषय है, वो कार्मिक विषय है। ओके, नाउ मून, सेकंड इज मून। मून मून क्या है? मून हमारे जीवन में हमारे इमोशंस है, भावना। तो मून हमारे इमोशंस, भावनात्मक जो भी चीजें हमारे जीवन में प्रकट होती हैं, मून क्या है? हमारी भावनाएं हैं, हमारे इमोशंस। ये हमारा माइंड है, मन है, मन। और मन क्या है? चंचल है। मन बहुत चंचल है, इसलिए जब चंचलता है तो इमोशंस है। तो इमोशनल होगा तभी तो चंचल होगा ना। इमोशनलेस व्यक्ति आपको रूड मिलेगा, इमोशंस के साथ आदमी आपको चंचल मिलेगा। तो परमात्मा ने हमें वो एनर्जी भी दी कि भाई ज्यादा रूड होके मत बैठो, सीरियस मत हो। तुम्हारे पास चंद्रमा है, तुम अपने इमोशंस का यूज करो। ये जो इमोशंस होते हैं ये एक प्रकार की बहुत बहुत हाईली एनर्जी है, भावनाएं, क्योंकि उसी से हम क्रिएट करते हैं किसी भी चीज को अपनी लाइफ में। यही मून जो है हमारे लिए कंफर्ट जोन है, ये हमारा कंफर्ट जोन भी है। भावनाएं कहाँ स्थिर होती हैं? जहां पर कंफर्ट मिल जाए। सोल का तो कोई कंफर्ट होता ही नहीं है, सोल की तो जर्नी होती है बचपन, वहां कंफर्ट नहीं। मन को चाहिए होता है कंफर्ट। जितना अपने आप को कंफर्ट में रखोगे उतना ही समझना कि आपका मून जो है वो नेगेटिव है। इस कंफर्ट से बाहर निकलना है और इसको रूप देना है इमोशंस को।
कैसे दोगे? नर पालन पोषण के द्वारा, नरिश करने वाले, ये मातृ भाव है। मूल माँ का भाव है ना, रानी मतलब माँ, तो ये माँ का भाव, मातृभाव रखेगा। तो नर्चरिंग करनी पड़ेगी इसमें। ये फ्लक्चुएट बहुत होगा, चंचल है, बट ये नर्चरिंग देगा। ये पालन पोषण देगा। इस प्रकृति में जो भी है वो इन दोनों की वजह से ही शुरू हुआ है, सन एंड मून। मन और आत्मा। तो मन की ऊर्जा जो है वो हमेशा फेमिनाइन है, सन जो है मस्कुलिन। ओके, पूरे जो है हमारे मस्कुलिन, और मून जो है वो हमारे फेमिनिन, मन हमारा फेमिनिन। तो फेमिनिन एनर्जी की मात्रता का भाग रखती है, वही चंचल होती है, वही इमोशनल है। तो डीप इमोशंस जो है वो हमें कहां से मिलते हैं? चंद्रमा से। गहरी भावनात्मक लगाव भी मिलता है यहां से, गहरा भावनात्मक लगाव। कल जैसे अपन 4th हाउस की बात कर रहे थे, तो चंद्रमा हमारे 4th हाउस पे लॉर्ड है। 4th हाउस जो किसका है? भावनाओं का। तो है हमारी फैमिली क्या है, हमारा घर क्या है, हमारी माँ क्या है, भावनात्मक रूप से जुड़े हुए लोग हैं हमारे साथ। तो ये डीप इमोशंस कनेक्टिविटी है। अगर ये इफेक्टेड है तो ये ट्रॉमा है एक्चुअली, और इसकी का संतुलन है, बैलेंस है, तो ये हीलिंग है। यही हीलिंग है और यही ट्रॉमा है। समझ रहे हो ना? एनर्जी में देखना मतलब इस चीज को, जब भी हम इमोशनल होते हैं तो हमें रोना आता है। अब वोटर जो है उसको इफेक्टेड कौन करता है? मून करता है। सो वो सारा जो भी सिनेरियो है, जब हम बहुत भावुक हो जाते हैं, आंखों में पानी आ जाता है, परमात्मा के लिए रोते हैं, दुख नहीं होता है, अच्छा लग रहा होता है, कनेक्टिविटी फील हो रही है, तो देन इट्स हीलिंग। उस रोने में हीलिंग है। किसी ने मुझे धोखा दे दिया, मेरी बदनामी हो गई, किसी ने मेरे बारे में बुला कर दिया, फिर रो रहे हैं, वो ट्रॉमा है। समझ रहे हो? तो उस दोनों का काम ये करता है। मतलब तो जब भी अपने आप को इमोशनल फील करो, सडन चेक योर चंद्रमा। वो तुम्हें तुम्हारी राशि में 12 हाउस में जहां भी चंद्रमा बैठा होगा उसी हाउस का एस्पेक्ट के बारे में बताएगा। मान लेते हैं चंद्रमा हमारे 5th हाउस में है उस समय पर, तो हम बच्चों के प्रति बहुत इमोशनल हो जाएंगे, लव लाइफ के प्रति बहुत इमोशनल हो जाएंगे, एजुकेशन के प्रति बहुत इमोशनल हो जाएंगे। और ये तो अच्छा है कि ये सिर्फ 2.5 दिन रुकता है, मतलब कहीं पर अगर ये रुक जाए 4-5 महीने तो लोग घर में पानी की टंकी रखना बंद कर देंगे। ऑब्वियस है। गुस्सा आ रहा हो तो मार्स है, लेकिन अगर इमोशनल ट्रॉमा के तहत गुस्सा आ रहा है तो मार्स और मून दोनों है। ठीक है। सूर्य सूर्य जो है 1 महीने तक एक राशि में, मंथ उसी से बदलते हैं अपने, हर मंथ उसी से बदलता है। चैत्र मास आ गया है, ये ज्येष्ठ आ गया है, मग आ गया है, माघ शीर्ष आ गया है, फागुन आ गया है, वो सब 1 महीने। सूर्य चंद्रमा 28 दिन, 28 दिन में डिसाइकिल कंप्लीट कर लेना है। तो ये 2 से 2.5 दिन हर एक राशि में रहता है, हर एक हाउस में रहता है। तो ये पूरे टाइम इफेक्टेड रखता है, मतलब किसी ना किसी तौर पर हमें हमेशा। इससे कम बेचारा यही है, मतलब सूर्य और शुक्र और बुध, ये महीना महीना भर में बेचारे 30 दिन में जो है अपना
कंप्लीट कर देते हैं। तो ये इससे कम रखते हैं। फिर उसके बाद मंगल है, मंगल कितने दिन में करता है? 45 डेज में। वो 45 दिन तक एक जगह को ट्रिगर करेगा, 45 डेज। ओके, वो बता रहा। और ये जितने भी फंक्शन साइंस के पास या एस्ट्रोलॉजी के पास या इनके पास हैं, ये कोई भी ऐसा निर्धारित समय नहीं है कि मतलब ये इतने ही समय में करेगा। हो सकता है सूर्य कल को आने वाले समय में इसकी स्पीड जो है वो कम हो जाए या बढ़ जाए, तो ये उसी गति से बिहेव करेंगे। चंद्रमा अभी जैसे हम दिन दिन छोटे लग रहे हैं, मतलब हमें जल्दी जल्दी गुजर रहे हैं, तो हो सकता है कि चंद्रमा की गति बढ़ी हुई हो, दिन गुजरते पता ही नहीं लग रहा है, रात गुजरते पता ही नहीं चल रहा है, थकावट खत्म ही नहीं हो रही है शरीर की। तो क्या हो रहा होगा? रोटेशनल फोर्स तो कहीं ना कहीं डगमगाया होगा ना। दिन तो वही है, वही 12 घंटे हम यूज कर रहे हैं वही, लेकिन वो फोर्स जो है वो गतिमान हो गया। ठीक है, सैटर्न जो है शनि, वो है 30 ईयर का साइकिल, लेकिन हमें नहीं पता चल रहा, हम स्थिर हैं। तो स्थिर को पता नहीं चल रहा, स्थिर को ऐसे ही पता चलेगा जब उसको पता चले कि अब जो है मेरा मेरा जो फिजिकल साइकिल था वो डिस्टर्ब हो गया है। पहले मैं क्या कर रहा था? पहले मैं इजीली सुबह उठता था, स्कूल जाता था, कॉलेज जाता था, अपना पूरा काम कंप्लीट कर लेता था, घर वालों का भी काम करवा देता था, वीडियो भी देख लेता था यूट्यूब पर, तो भी शाम को लगता था यार दिन खत्म क्यों नहीं हो रहा, अब रात को एक मूवी और देखनी पड़ेगी। अब ऐसा लग रहा है कि मैं सुबह उठता हूँ और रात हो जाती है। तो पहले वो चेंज हुआ है। ब्लैक होल फंक्शन किसको बोल रहे हैं हम लोग? सुप्रीम ब्लैक होल, जिसमें पूरा ब्लैक होल, पूरा ब्रह्मांड, मल्टी यूनिवर्स एग्जिस्टेंस है वहां पर। पहले वो चेंज हुआ है, फिर उसके साथ साथ अब यहाँ पर चेंज आ रहा है। तो ये परिवर्तन और जल्दी होता जा रहा है, बिकॉज एनर्जी इस तरफ आ रही है। अब ये धीरे धीरे और बढ़ता चला जाएगा इसकी इंटेंसिटी। इसीलिए तो आज के समय पर लोग बता रहे हैं ना, योग करो, ध्यान करो, मेडिटेशन करो, स्थिर रहो, संतुलित रहो, पैटर्न ब्रेक कर दो, क्योंकि वो जो है चीजें हैं वो स्टक कर देंगे हमें, वो कहीं ना कहीं ब्लॉकेज पैदा कर देंगे, हम स्टक हो जाएंगे किसी ना किसी चीज में। जब समय चक्र बदल रहा होता है तो एज में भी डिफरेंस आता है, एनर्जी में भी डिफरेंस आता है, सब कुछ बदलता है अंदर से। तो इसलिए उस कालखंड में मिनिमम 240 ईयर्स की एज होती थी। अब उस 240 ईयर्स की एज तक ले जाने के लिए ये प्लेनेट दोबारा अपने आप को रिसेट तो करेंगे ना। सो ये एक बार श्रिंक हो रहे हैं सब, ये जैसे ही श्रिंक होकर रुकेंगे तो ये नई एज को रिप्रेजेंट करने लग जाए। इसलिए जरूरी है कि इनकी एनर्जी को समझ लिया जाए, क्योंकि फिर उसके साथ अलाइन होकर अवेयरनेस में तभी हम इसके भाव में चल पाएंगे। हमें पता चल जाएगा कि मून अगर हम हमारे साथ ये हो रहा है तो मून क्या काम कर रहा है। सूर्य का 30 डेज, मून राशि वाइज बता रहा हूं मैं ये कि एक राशि में कैसे रहेगा, मतलब 30 डेज तक एक राशि में रहेगा। मून जो है 2.5 डेज तक, और मरकरी, वीनस 28 to 30 डे, मार्स 45 डे, जुपिटर 8 मंथ to 14 मंथ एज पर कंडीशनिंग। सैटर्न कितने देर में करेगा? 2.5 ईयर। ओके, राहु केतु 15 से 18 महीने। ओके, मतलब तकरीबन 18 महीने के आसपास ये रहेगा
हर एक भाव में रहने का तरीका। नाउ नेक्स्ट इज मरकरी। मरकरी क्या है? मरकरी हमारी बौद्धिक क्षमता है, बौद्धिक क्षमता, ये हमारी बुद्धि और वाणी को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, बुद्धि और वाणी। तो क्या क्या होता है यहां से? जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं किसी के साथ भी, तो हम किसका प्रयोग करते हैं? इन दोनों का। मतलब जैसे मून हमारी इमोशनल एनर्जी है, वैसे ही मरकरी क्या है? हमारी मेंटल एनर्जी है। एनर्जी के तौर पर अगर देखेंगे तो ये हमारी बौद्धिक क्षमता, हमारी मेंटल एनर्जी। ठीक है, यहां से हम चीजों को बुद्धि से, सब कुछ यहीं से चलता है। अगर कुछ हम लोग अक्सर पूछते हैं ना, बुद्धि में कुछ आया, तो जब तक बुद्धि में ही कुछ नहीं आएगा तो दोगे क्या? वाणी क्या देगी लोगों को? इसलिए कुछ लोगों का बोलना हमें अच्छा नहीं लगता, कुछ का बड़ा अच्छा लगता है। जब हम बात कर रहे होते हैं ना, तो कुछ लोगों के साथ हम सडन अलाइन कर जाते हैं। मरकरी। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं बोल नहीं पाता हूँ कहीं पर, मैं अपनी बात बता नहीं पाता हूँ कहीं पर, मुझे झिझक है, मुझे शर्म है, ये है वो है। उनका क्या डिस्टर्ब है? मरकरी। जो अपनी बात को किसी के सामने रख नहीं पाएंगे, खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, तो उनकी अकेला ऐसा नहीं है कि वाणी खराब है, कि मैं बोल नहीं पा रहा हूं, इसका मतलब बुद्धि ही नहीं है। क्योंकि बुद्धि अगर काम करेगी तो वाणी तो जनरेट होगी ही होगी। वाणी को तो कोई रोक ही नहीं सकता ना। अगर बुद्धि सही तरीके से काम कर रही है तो वाणी को कौन रोके? और ये सारी एनर्जियां जरूरी है हमारे, सारी एनर्जियां जरूरी है, तभी उसी से तो पूरा शरीर बना है ना। इमोशनल भी जरूरी है, आइडेंटिटी भी जरूरी है, मेंटल एनर्जी भी जरूरी है। ओके, ये मरकरी की बेसिक एनर्जी जिसे हम डिकोड करेंगे। और यहां से मरकरी से ही पैदा होते हैं लॉजिक। तो कोई तो इलॉजिकली बात करता है, कोई इलॉजिकली बात करता है। तो जो इलॉजिकली करेगा उसका मरकरी खराब है, जो लॉजिकली करेगा उसका मरकरी अच्छा। आम भाषा में बता रहा हूं, हमारे आम जीवन में मरकरी कैसे काम करता है। ठीक है, सभी की बुद्धि समान नहीं होती, वो कहीं कम्युनिकेट कर पाएंगे कहीं, लेकिन जहां आपका कंफर्ट हो वहां तो कर ही सकते हो ना। अभी जैसे अपन लोग हैं, अपन लोग तो एक दूसरे को जानते हैं ना, सब खुले हुए मतलब। हाँ, और बिना मरकरी के आप चीजें समझोगे कैसे? आपकी बुद्धि तो आपको चीजें समझाएगी ना। एक्टिव कैसे होगी, नई चीजों में कैसे लेके जाएगी? जब आपके पास लॉजिक होगा। लॉजिक कैसे आएगा? पूछने से आएगा। तो मरकरी जो है वो हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, बुद्धि है वो हमारी। भगवत गीता में श्री कृष्ण बोलते हैं, अर्जुन ने पूछा कि महाराज जब सब कुछ आपके ही हाथ में है तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूं? तो कृष्ण ने उन्हें कहा कि मैंने मानव को बुद्धि दी है। इतनी बड़ी बात कृष्ण उस समय बोल रहे हैं महाभारत युद्ध के में, मैंने मानव को बुद्धि दी है। तो बुद्धि दी है तो कोई सोच समझ के दी होगी ना, उसका कोई काम तो होगा, वरना ना देते वो लोग। ब्रह्मांड क्यों निर्माण किया होगा खुद को? कि मेरे पास एक बुद्धि भी होनी चाहिए भाई, जिससे मैं मेंटल एनर्जी को, कैपेसिटी को चेक कर पाऊं, लोगों को बोल के कुछ दे पाऊं। समझ गए? तो मरकरी को, और मरकरी ज्यादातर लोगों का डिस्टर्ब ही होता है। समझ गए? तो उसे दिशा दे देना जरूरी है बस, कि उसे दिशा की तरफ ले जाए। तो मरकरी इतना बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है मतलब जीवन का, बातचीत का। अब मैं आपसे जो बात कर पा रहा हूँ या जो बता रहा हूँ, ये आ कहां से रहा है? मरकरी से ही तो आ रहा है ना। पहले मेरी बुद्धि में गया होगा, फिर मैंने उसे डिकोड किया होगा, उस एनर्जी को देखा होगा, फिर मैं बोल पा रहा हूँ उसके बारे में। तो जो हम ये सोचे कि मैं तो बहुत कम बोलता हूँ जी, किसी से बात ही नहीं करता हूँ जी, बिल्कुल घर में पड़ा रहता हूँ जी अपने कमरे में, मेरा तो किसी से बात करने का मन ही नहीं करता, तो भी मरकरी खराब है, वो भी राहु है। और जो ये बोले कि मैं तो बहुत ज्यादा बात करता हूँ, चपल चालाक,
मतलब पूरे 100 आदमियों को मेरे सामने खड़ा कर दो, सबको हंसा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो भी मरकरी का, उसका भी राहु एक्टिव। मरकरी कॉन्स्टेंट मेंटल एबिलिटी पर काम करता है कि मेरी मेंटल एबिलिटी कितनी है, उस एबिलिटी के हिसाब से मैं चीजें ग्रहण करूंगा और उसको लोगों को दूंगा। किसके जरिए? वाणी के जरिए। ओके, सो ये कम्युनिकेशन का जो फंक्शन है हमारे यहाँ बसर में, जो बुद्धि से होते हुए वाणी तक जाता है, वो कम्युनिकेशन का सिस्टम को कौन रूल करता है? मरकरी। अब नेक्स्ट है वीनस। वीनस क्या है हमारे जीवन में? वीनस हमारे जीवन में प्रेम है, ब्यूटी है, अट्रैक्शन है, तो कुल मिलाकर इसको हम लोग एनर्जी के तौर पर देखें तो ये हमारी लव एंड अट्रैक्शन की एनर्जी है, प्रेम की एनर्जी। हमारे जीवन में जो लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, तो इसका मतलब वीनस आपका स्ट्रोंग है। लोग आपकी तरफ भाग भाग के अट्रैक्ट हो रहे हैं, आ रहे हैं भागे भागे, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मुझे आपसे बात करनी है जी, मुझे ये करना है जी, तो वीनस स्ट्रोंग। अभी लड़कियां हैं, जैसे इंस्टाग्राम पे मैसेज आते रहते होंगे ना, आप बहुत अच्छा बोलते हैं जी, दैट मीन आपकी बुद्ध उसने सुना नहीं है आपके बारे में, उसने ना आपको सुना है, ना आपकी उससे बात हुई है, बट आपका वीनस काम कर रहा है वहां पर, तो लोग अट्रैक्ट होकर आपके पास आ रहे हैं। तो वो जो अट्रैक्शन की जो एनर्जी है वो वीनस को करता है। और उससे बड़ी बात ये है कि ये रूल करता है मिस्ट्री, हमारे जीवन की जो मिस्ट्री होती है उसको। मिस्टिक प्लेनेट है, रहस्यमय, क्योंकि ये शुक्राचार्य जी को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो वहां क्या है? संजीवनी विद्या, मिस्टीरियस नॉलेज है। तो किसी के एट्थ हाउस में अगर वीनस होगा तो वो अपने ट्रांसफॉर्मेशन से लोगों को अट्रैक्ट करेगा। ओके, और उसके पास विद्या कहां से आएगी? एनर्जी, मिस्टिक नॉलेज होगी उसके पास, तो मिस्टिक नॉलेज पर अपनी पकड़ होगी। नेक्स्ट क्या है? मार्स। मार्स की क्या एनर्जी है? मार्स हमारा पराक्रम है, बल है, खून है, हमारा ब्लड है। तो इसलिए अगर हम एक्ट कर पाते हैं तो किस वजह से कर पाते हैं? एक्शन फोर्स की वजह से ही कर पाते हैं ना। किसी भी चीज के प्रति एक्ट करना, किसी भी चीज के प्रति एक्ट करेंगे ना, तभी तो मार्स काम करेगा। पराक्रम कैसे काम करता है? जब आपका एक्शन एक्ट करता है, एक्शन एनर्जी बोलते हैं हम इसको। अगर हम कोई भी एक्शन लेंगे तो वो कौन सी एनर्जी काम कर रही होगी? मार्स। किसी के खिलाफ लें या किसी के पक्ष में लें, किसी के, जब हम बोलते हैं ना कि देख तू उस समय पर इतना परेशान था, मैं तेरे साथ खड़ा था, दैट मीन कौन सी एनर्जी काम कर रही थी? मार्स, यानी एक्शन एनर्जी। प्रेशर नहीं है हमारा। ओके, बहुत पैशनेट है, इसलिए इसको डिवाइन मस्कुलिन बोलते हैं हम लोग, क्योंकि ये बहुत करेज है इसके अंदर, खड़ा होने का, चलने का। तो ये सारा काम मार्स देखता है। और एनर्जी क्या रहेगी? फियर एनर्जी, फायर एनर्जी, फायर एनर्जी जो फियर एनर्जी। इसको मुकाबला करना बहुत पसंद है, क्योंकि एक्शन में रहता है, इसलिए ये मुकाबले में रहता है हमेशा। आ जाओ भाई देख लेंगे। तो ये जो पहलवान होते हैं ये सब मार्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इसको पुलिस वाले रिप्रेजेंट करते हैं, सैनिक रिप्रेजेंट करते हैं, आर्मी रिप्रेजेंट करती है। क्यों? वो हमेशा खड़े रहते हैं, उनका काम है कि एक्ट लेना, मतलब किसी भी समय आपको एक्ट लेना पड़ सकता है, एक्शन लेना पड़ सकता है। सो एक्शन एनर्जी किसकी रहेगी? मार्स की रहेगी। वो देखा होगा ना, पीछे फोटो देखा होगा ना, बाबा ने जो अनंत जी को जो फौजी की ड्रेस डाल रखी है, पॉजिटिव राहु लिखा हुआ है, वो मार्स एनर्जी।
आर्मी, मार्स रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। जुपिटर, जुपिटर क्या है? जुपिटर हमारे जीवन में हमारा एक्चुअली एनर्जी ऑफ विजडम जुपिटर है, विजडम की एनर्जी, अबंडेंस की एनर्जी है। ये हमारा लक भी हमारा जुपिटर पर ही डिपेंड करता है। हम बोलते हैं ना हमारा भाग्योदय होगा, तो भाग्योदय कौन करता है? जुपिटर। सब जुपिटर के अंदर आता है वो चीजें। तो इसको ओवरऑल क्या बोलेंगे अपन? एक्सपेंशन एनर्जी। ये एक्सपेंड करता है। अच्छा, कॉन्शियसनेस, चेतन। तो हमें चेतना में कोई बात आएगी तो वो हमें क्या देगी? वो हमें विजडम देगा। हमें यूनिवर्स कैसे मतलब हमें अबंडेंस देगा? यूनिवर्सल कनेक्टिविटी से देगा। और ये जो है, ये आकाशिक रिकॉर्ड जो चल रहे हैं ना आजकल मार्केट में, तो जिसका जुपिटर स्ट्रॉन्ग है वो आकाशिक रिकॉर्ड पर काम कर सकता है और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि यही एकमात्र प्लेनेट है जो ईथर को रिप्रेजेंट करता है। तो जो भी रिकॉर्ड अपने पास ब्रह्मांड से प्राप्त होता है हमें, या कोई कनेक्टिविटी आती है, वो कहां से आती है? जुपिटर। तो जुपिटर कनेक्ट करता है। सैटर्न, सैटर्न क्या है? सैटर्न कर्मा, कर्म की एनर्जी। ये आपको कर्म के लिए ही प्रेरित करे, कर्म। सैटर्न आपको रूट पर रखेगा कि बेसिक पर काम करो, ग्राउंडेड। ओके। आप जितना ग्राउंडेड होकर काम करोगे उतना यहाँ पे मैच्योर हो जाओगे। जो लोग ग्राउंडेड होकर काम नहीं करते वो कभी मैच्योर नहीं होते। ओवरऑल द एनर्जी ऑफ डिसिप्लिन, क्या बोलेंगे इसको? डिसिप्लिन एनर्जी, जस्टिस एनर्जी। तो सैटर्न जहां भी होगा आपके पूरे चार्ट में, वहां आपसे क्या मांगेगा? डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन नहीं है तो इसीलिए तो कर्म क्लींजिंग नहीं हो रही ना, क्लींजिंग नहीं है। बिना डिसिप्लिन के आप कैसे कर्म क्लींज करोगे अपना? इसीलिए तो भटक रहे हैं, इसीलिए चीजें समझ नहीं आ रही हैं। डिसिप्लिन लोगों को चीजें समझ आ जाएगी। ओके। डिसिप्लिन में हो गए, डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं होता कि मैं सुबह 3 बजे उठूं, रोज 2 घंटे में ध्यान में बैठूं, फिर मैं चाय कॉफी पीऊं, फिर मैं नहाऊं, फिर मैं ऑफिस जाऊं, 5 बजे आऊं, फिर काम करूं। ऐसा नॉट अ डिसिप्लिन चीजें फॉर सैटर्न। सैटर्न के लिए डिसिप्लिन क्या है कि आपका जो कर्म है आप उसको अच्छे तरीके से करते हो या नहीं करते हो। दिस इज द डिसिप्लिन। तो अपने हिसाब से डिजाइन हाउस में बैठा कर देख। मान लो XYZ किसी के 10th हाउस में सेटल है, तो 10th हाउस किसका है? कर्म का भाव हो गया। कर्म के भाव में सेटल बैठ के, तो यहां पर उस व्यक्ति का कर्म क्या है? अब ये तो कर्म का भाव हो गया, लेकिन ये फादर का भाव, अथॉरिटी का भाव। तो उस व्यक्ति को अपने अथॉरिटी, अपने फादर फिगर और अपने 4th हाउस, इसके प्रति कार्मिक बैलेंस बनाना पड़ेगा। तो उसको बैलेंस करना पड़ेगा, उसको डिसिप्लिन के साथ पूरा करेगा। वहां पर वो क्या मांगेगा? मैच्योरिटी मांगेगा आपसे, बचपना नहीं मांगेगा। वो बोलेगा मैच्योर चीजें करो भाई। लाइक तेरे 3rd में है, हाँ, तो वो मैच्योरिटी मांगेगा वहां पर, और वही तो सबसे ज्यादा बचपना दिखाता है। समझ गया? तो सैटर्न इफेक्टेड हो गए, वो वहां पे मैच्योरिटी की डिमांड करेगा कि ग्रास रूट से ग्राउंडेड होकर काम करो और डिसिप्लिन में करो और मैच्योर रहो। इस जगह पर आपको मैच्योर टॉक करना। मैच्योर का मतलब क्या हुआ
कि वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको सैटर्न दे रहा है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप भाग नहीं सकते। तभी तो आप मैच्योर बातें कर रहे हो ना। बचपन ना होगा, कोई चंचल होगा तो भागेगा उन चीजों से। लेकिन कार्मिक क्लीनिंग होगी ना, तो कार्मिक क्लीनिंग का मतलब क्या होगा उसे समझो। कार्मिक क्लीनिंग का मतलब सैटर्न कार्मिक क्लीनिंग करता है ना हमारे, तभी तो वो जस्टिस न्याय की तरफ हम लोग जाते हैं ना, मेच्योरिटी की तरफ। अटैचमेंट जो है वो राहु का भाव है। किसी भी रिलेशनशिप में जो अटैचमेंट होता है वो राहु की वजह से होता है। राहु हमें अटैचमेंट देता है हर चीज का। बाकी कोई भी प्लेनेट हमें अटैचमेंट की तरफ नहीं लेके जाता, वो हमारा संबंध बता रहा होता है बस, किसके साथ क्या है। तो सैटर्न हमें कर्म के लिए नहीं देता। अब जिसके साथ हमारा कर्मा जुड़ा हुआ है, मान लीजिए मेरी माँ के साथ मेरा कर्मा बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है, तो क्या होगा कि मेरा इनके साथ बहुत गहरा अटैचमेंट हो जाएगा। सैटर्न और राहु एक साथ काम कर रहे होते हैं तो बहुत गहरा अटैचमेंट, बहुत गहरा लगाओ। बट जैसे ही मेरा कर्मा यहाँ पर खत्म हो रहा होगा, क्लींज हो रहा होगा, तो कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट, कोई ऐसा डिस्प्यूट पैदा हो जाएगा जो मेरे और इनके बीच में खत्म हो जाएगी चीजें। वहां एक्सेप्ट कर लेना, वहां पर अटैचमेंट छोड़ देना। सैटर्न यही मैच्योरिटी मांग रहा है हमसे। क्या मैच्योरिटी मांगेगा कि भैया आपकी कार्मिक क्लीनिंग हो गई, तो अब आप मैच्योरिटी के साथ इस चीज को रिलीज कर दो। अदरवाइज, हाँ, डिटैच हो जाओ। अदरवाइज ये आपका पैटर्न है, समझ गए। अदरवाइज तो ये पैटर्न बन जाएगा ना अटैचमेंट का, फिर तो हम उसी को यूज करते रहेंगे, रिसाइकिल करते रहेंगे। वो सैटर्न यही बोल रहा होता है कि कोई भी व्यक्ति आपकी लाइफ में जब आता है तो वो कोई ना कोई बंधन लेके आता है, कोई क्लीनिंग लेके आता है, तो वहां से रिलीज हो जाती है चीजें। वो भले ही हमारा मतलब फैमिली मेंबर ही हो, बाहर का हो या फैमिली का मेंबर, दोस्त हो, परिवार हो, मित्र हो, कुछ भी हो, वो जहां तक चलना होगा वहीं तक चलेगा। और जैसे ही वो कर्म खत्म हो जाएगा, तब वो सैटर्न बोलेगा कि यहाँ पर आप मैच्योर हो जाओ और इस चीज से बाहर निकल जाओ, आपका अटैचमेंट दी एंड है। यहाँ हम नहीं हो पाते, तभी तो अटैचमेंट इज द कॉज ऑफ ऑल सोरो क्यों बोलते हैं हम लोग। हम इस कर्म के पैटर्न में मैच्योर नहीं हो पाते, तभी तो हम पेन में होते हैं ना किसी भी रिलेशनशिप को लेकर। वरना सैटर्न तो अपना काम कर चुका है। अब है राहु और केतु, ये मेरे खास दोस्त हैं दोनों। ये सैटर्न, राहु और केतु एक साथ काम करते हैं तीनों। इन्हें यही मानो कि ये एक साथ काम करते हैं। सैटर्न के साथ राहु ज्यादा काम करता है और मार्स के साथ केतु ज्यादा काम करता है। क्योंकि किसी भी डिटैचमेंट के लिए हमें एक्चुअली पराकरण की आवश्यकता होती है, फोर्स की आवश्यकता। हम वो फोर्स जनरेट कर पाएंगे डिटैचमेंट का, तभी ना डिटैच हो पाए। तो राहु क्या है? राहु डिजायर एनर्जी है। एनर्जी के तौर पर देखोगे तो ये डिजायर है हमारा। ये क्या है? डिजायर है, अटैचमेंट है, ऑब्सेशन है हमारा। ये हमेशा कहाँ रहेगा? फ्यूचर में। तो किसी भी चीज का जब ऑब्सेशन हमारी लाइफ में पैदा होगा, अटैचमेंट पैदा होगा, तो वहां पर कौन काम कर रहा होगा? राहु। फ्यूचरिस्टिक चीजों को लेके, हाय मुझे ये जो है एक हीरे का हार मिल गया है, फ्यूचर में जाकर मैं इसे सेल करके बड़ा सा मकान लूंगा, 1 करोड़ रुपए स्विट्जरलैंड बैंक में जमा करवाऊंगा, उसके बाद उसका जो ब्याज आएगा उससे बैठ के मैं आराम से जीवन का गुजारा करूंगा। ये कौन है? राहु। समझ रहे? ये क्या करता है? ये डिस्प्यूट पैदा करता है, हमेशा इल्यूजन पैदा करता है। क्योंकि जो चीज नहीं होगी उसके बारे में सोच रहा होगा, ओवर थिंकिंग कर रहा होगा। डिजायर है ना, सारी तो फुलफिल हो नहीं सकती, हमेशा ओवर थिंकिंग में रहेगा। ले भैया, इससे ज्यादा मतलब इसको हमेशा एक बात की चिंता रहती है कि इससे कम नहीं सोचना, और ज्यादा सोचूंगा। आज जितना सोचा है कल उससे डबल करूंगा मैं। तो वो राहु है ये। फिर आप बोलो कि मुझे माइग्रेन रहने लग गया, कहां से रहेगा? उस बुद्ध को ये खराब कर रहा होता है। माइग्रेन कहाँ? बुद्धि में हो रहा है। खराब कौन कर रहा है? राहु। क्योंकि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो। तो हमारी जो ब्रेन
का जो सिस्टम होता है, किसी को ब्रेन हेमरेज होगा, ये हो गया, वो हो गया, वो सब राहु जनरेट कर रहा होता है, समझ गए? तो राहु इस दुनिया की सबसे खतरनाक एनर्जी, नेगेटिव हो तो, बट पॉजिटिव हो तो यही पूरी दुनिया की क्रिएशन भी कर रहा है। मरकरी के पास जितने भी आइडियाज है टू क्रिएट द वर्ल्ड, वो सब राहु से आते हैं। क्योंकि अगर थिंक, हाँ केवल बुद्धि और, हाँ केवल बुद्धि से कुछ नहीं होगा अगर उसके पास सोचने समझने की क्षमता ना हो। अगर वो सोचेगा ही नहीं, हाँ कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो वो ओवर थिंकिंग करोगे तो मतलब दिक्कत तो आएगी ना उसमें। उसमें क्या है, वो तो खुद को दिक्कत देने वाली बात है ना। ये सारी हमारी तो एनर्जियां हैं, हम कहाँ कहाँ कैसे काम कर रहे होते हैं, मतलब हमारी एनर्जियां कैसे काम कर रही हैं। तो पॉजिटिवली अगर राहु काम कर रहा होगा तो वो क्रिएट कर रहा होगा चीजों को, वो स्टेब्लिशमेंट करेगा, क्रिएटिव हो जाएगा, वो बहुत अच्छे तरीके से खुद को रिप्रेजेंट करेगा, वो मिसाइलें तैयार करेगा, एपीजे अब्दुल कलाम बनेगा, समझ रहे हो? तो वो नई नई चीजों का रिसर्च करेगा। लेकिन अगर वो नेगेटिव होगा तो वो बिन लादेन बन जाएगा, वो कहीं पर बम गिरा रहा होगा, उसी बम को जो जिसका सदुपयोग करना था उसका दुरुपयोग कर लेगा, तो वो नेगेटिव हो जाएगा। अभी जैसे मोदी जी और ट्रम्प है, नेगेटिव राहु पॉजिटिव राहु, तो मोदी जी क्या कर रहे हैं, वर्ल्ड वाइड चीजें क्रिएट कर रहे हैं। कोई भी चीज खतरनाक नहीं होती, ब्रह्मांड कभी भी खतरनाक एनर्जी सेंड ही नहीं करता है हमारे पास में, वो हम उसका प्रयोग कैसे कर रहे होते हैं वो खतरनाक है। ब्रह्मांड अगर खतरनाक एनर्जी हमारे पास भेजता तो अब तक इस पृथ्वी से करोड़ों एस्ट्रॉइड टकरा चुके होते, बट वो उन्हें यहाँ तक आने ही नहीं देता है। टकरा चुके होते हैं ना, कितने ही धूमकेतु टकराते, मतलब कितने ही आते हैं, लेकिन इस वायुमंडल में कोई प्रवेश नहीं कर पाते। तो ब्रह्मांड कभी भी नेगेटिव एनर्जी नहीं भेजता, हम उसे नेगेटिव बना लेते हैं पॉजिटिव। तो हम किस तरह तक चीजों को पॉजिटिव कर सकते हैं, यही अवेयरनेस है। अवेयरनेस किस बारे में, कि हम चीजों को कैसे पॉजिटिव कर लें। ओके, तो ये अटैचमेंट, जब ये डिजायर जब डिटैचमेंट में चली जाएगी तो क्या बन जाएगा, केतु हो जाएगा। केतु क्या है, डिटैचमेंट की एनर्जी, पास्ट लाइफ का पैटर्न है केतु में छुपा। जैसे सैटर्न में हमारे कार्मिक बॉन्ड छुपे हुए हैं, वैसे ही केतु में छुपे हुए हैं पास्ट लाइफ के पैटर्न। पास्ट लाइफ पैटर्न इन द सेंस, पिछले जन्म में मैं बहुत शिद्दत से ध्यान भक्ति तपस्या करता रहा हूं, बट वो तपस्या ही मेरा जो है ईगो बन गई। और मैं जब इस जन्म में पैदा हुआ तो जब मेरा ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम आया तब मैं उस ईगो को पकड़ के बैठ गया। दैट मीन वो मेरा पास्ट लाइफ का पैटर्न है। समझ रहे हो? तो वो ये पास्ट लाइफ के पैटर्न ऐसे आते हैं जब हमारे जीवन में एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी घटित हो रही हो और हम उसे ना अपना कर अपने पैटर्न के साथ उसे फॉलो करने का ट्राई करें या इग्नोर करेंगे, एक्सेप्ट करें, तो उसको बोलेंगे केतु। केतु का पैटर्न, इसलिए ये हमें स्पिरिचुअल बनाता है, क्योंकि यहाँ ये पैटर्न तोड़वाता है। ये पैटर्न भी तोड़ दे, वो पैटर्न भी तोड़ दे, वो पैटर्न भी तोड़ दे। तो ये लास्ट में जो है जीरो। अब खत्म कहाँ होंगे हम, केतु पर, क्योंकि केतु सारे पैटर्न तोड़वा देगा तो जीरो। और शुरू कहां से होंगे, केतु पर, क्योंकि जब जीवन शुरू होगा तो कुछ पता ही नहीं, तो भी केतु। सो हमारा जो लाइफ साइकिल होता है वो केतु टू केतु ही चलता है। सब जन्म मुझी से पाते हैं और लौट मुझी में आते हैं। समझ गए? तो केतु में ही शुरू होते हैं। मतलब जब हम माँ के गर्भ में होते हैं तो हमसे ज्यादा स्पिरिचुअल व्यक्ति कोई नहीं होता इस ब्रह्मांड में। गरुड़ पुराण सुना होगा ना सबने, गरुड़ पुराण। एक बार बाहर निकाल दो, हे परमात्मा दोबारा ये गलती नहीं करूंगा।
फिर जब आप मृत्यु के आसपास पहुंचते हैं तो वहां पर जो अंतिम क्षण होते हैं वहां पर यही प्रार्थना कर रहे होते हैं, प्रभु इसी जन्म के माफ कर देना, बाकी देख लूंगा। तो हम यहीं से शुरू होते हैं और यहीं खत्म होते हैं। ऊपर हमारी लाइफ यहीं से स्टार्ट हुई। तो यूरेनस इज द चेंज एनर्जी। मैंने बताया ना पहले इसके बारे में कि लाइफ में कोई भी चेंज आएगा तो यूरेनस उस पर प्रभाव डाल रहा होगा। इनो इनोवेशन भी हमारे जीवन में चेंज आएगा तो इनोवेशन आएगा, इनोवेटिव हो जाएंगे। यूरेनस उसमें काम करे, सडन चेंज में काम करे, ठीक है। और वो जो बार बार कोई बोलता है ना, मतलब कोई ये बोलता है कि मुझे बार बार ऐसा महसूस हो रहा है जैसे करंट लग रहा है, मतलब किसी चीज को हाथ लगा रहा हूं तो करंट लग रहा है, होता है ना कई बार। इलेक्ट्रिसिटी शॉक सा लगता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, जैसे बालों पे हाथ लगाते हैं ऐसे, वो भी यूरेनस है, वो एनर्जी यूरेनस की होती है। हाँ, इसीलिए ये इंद्र है। हाँ, वज्र, बिजली गिरा, बिजली गिरा देते हैं ये लोगों के ऊपर, बारिश के देवता है। जब भी हमें लाइफ में अवेकनिंग ट्रिगर होता है तो भी यूरेनस से ही। अगर हमें ट्रिगर होता है कि मतलब मुझे जागना है, मुझे स्पिरिचुअली ये करना है, वो करना है, तो वो चेंज में तो आएगा ना, अवेकनिंग आएगी कैसे? चेंज है। बिना चेंज के आप मेटलिस्टिक हो तो आप मेटलिस्टिक में तो आपके जीवन में अवेकनिंग आएगी नहीं। अवेकनिंग कब आएगी? जब आपको तो ये जिस हाउस में बैठा होगा वहां आपको अवेकनिंग की प्रोसेस भी दे रहा होगा, हो सकता है बहुत चैलेंज दे रहा हो, लेकिन उसमें अवेकनिंग छुपी होगी। ये वो है, मतलब कि अगर इन्हें 3D में अपन करके देखें तो ये वो है जो कृष्ण की परीक्षा लेने के लिए गोवर्धन पर्वत उठवा देते हैं। तो ये इंद्र है। तो इंद्र है तो ये हमें, मतलब हमें हमसे मिलवाने के लिए गोवर्धन पर्वत तक उठवा देंगे हमसे, कि एक उंगली पे गोवर्धन पर्वत उठा के दिखा, तब मान लो। तो ये सशक्त प्लेनेट है, तीनों के तीनों बहुत पावरफुल फोर्स। इंद्र इंद्रियों के राजा। तो जो इंद्रियों से ऊपर जाएगा वही इंद्र बन पाएगा। इंद्र की एनर्जी से अलाइन कौन करेगा? जिसका अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल होगा। पंच इंद्रिया, पांच इंद्रिया, कर्म इंद्रिया, पांच ज्ञान इंद्रिया, ओके। और उसके ऊपर मन चित्त बुद्धि और अहंकार, 14 प्रकार की चीजें, उसको जो कंट्रोल कर पाएगा वो इंद्र के साथ अलाइन किया है। अब इस लेवल तक कौन जाएगा? पूछ तो लेते हैं हम जी, मेरे यूरेनस यहाँ बैठा है, वहां पर वो क्या क्या मांग रहा होगा, मतलब आपसे। द नेक्स्ट इज नेपच्यून, वरुण है। वरुण मतलब, देखो मैं जो बातें कर रहा हूँ, मेरा जो शोध है वो बता रहा हूँ। नेपच्यून, यूरेनस और प्लूटो, ये वेस्टर्न फिलोसफी से आए हैं हमारे पास, बट इन्हें हम कोरिलेट कैसे करते हैं हमारे यहाँ पर? वो ऐसे ही करते हैं। अरुण इंद्र, वरुण नेपच्यून, और यम प्लूटो, रुद्र, ठीक है। और वेदों में जो वर्णित है वो वरुण को क्या बोलते हैं? वेदों में वर्णित है कि वरुण ही आगे चल के विष्णु हुए। और ये क्या एनर्जी है? इन्हीं से रिलेट करके हमने दशावतार पर चीजें एक्सप्लेन की, इन्हीं से रिलेट करके अवतरीकरण हुआ चीजों का, स्पिरिचुअल एनर्जी, समझ। अवतरण को क्या बोलते हैं? इनकारनेशन को। स्पिरिचुअल एनर्जी है ना। सो ओवरऑल एनर्जी क्या है नेपच्यून की? स्पिरिचुअल एनर्जी। और अभी ये 12th हाउस में है सैटर्न के साथ, और ये एरीज में जाए नए साइकिल को एंटर कर रही है। तो काल चक्र बदलेगा कि नहीं बदलेगा? यही ड्रीम, विजन, कनेक्टिविटी, इल्यूजन, स्पिरिचुअलिटी, ये वो जो भी हम लोग बोलते हैं सब यही से आ रहा है, नेपच्यून से। जिसके चार्ट में नेपच्यून जहां बैठा हो वहां देखना, तो फील होगा। सैटर्न नेपच्यून एक साथ है, तुम खुद फील कर पाओगे उस चीज कि हाँ मेरे पास यहाँ से आ रही है चीज, ओके। नेपच्यून का तो पहले भी मैं बताया कि है। फाइनली प्लूटो, मम मम बोले, यमा,
रुद्र। यम काल है ना, यम को क्या बोलते हैं, धर्मराज और काल दोनों है ना, यमदेव है और धर्मराज दोनों ही है। ये शनि के बड़े भाई हैं ये सूर्य पुत्र हैं ये भी वैसे, लेकिन ये इनके पास भी रुद्र की एनर्जी है, शनि के पास शिव की एनर्जी, महादेव की एनर्जी, यहाँ रुद्र की एनर्जी है। रुद्र मतलब तांडव, द तांडव फॉर्म ऑफ शिवा, उसको रुद्र बोलते हैं। अलग अलग फॉर्म होती है ना, शिव के अलग अलग फॉर्म है। वो ध्यान में बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं, तो वो शिव है। ओके, वो न्याय कर रहे हैं तो वो महादेव है, देवों के देव है। सारे देव उनको अपना सरपंच मानते हैं। और वही अगर तांडव कर रहे हो तो वो क्या है, रुद्र है। और तो प्लूटो क्या हो जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि तांडव करेंगे तो ट्रांसफॉर्म कर देंगे। उनके इसी कॉस्मिक नृत्य पर जो है ब्रह्मांड रिक्रिएट, क्रिएट, डिस्ट्रक्शन, ये वो सब हो रहा होता है। तो यम जहां भी हमारे चार्ट में बैठे हुए वो 20 साल के लिए आगे बैठे हुए, क्या समझ गए? तो 20 साल तक आपके उस हाउस में आपको क्या करना है, रुद्र की ऊर्जा से अलाइन करना है। रुद्र की ऊर्जा से अलाइन करोगे आप उस चीज को। तो अभी के लिए किसी को अपना यम मजबूत करता हो तो 12th रुद्र अवतार अनुकाल गर्भ, ये है रुद्र, ये है यहाँ पर अब एनर्जी जहां प्लूटो। काल चक्र परिवर्तन की एनर्जी ये है, अब जो रुद्र है वो। ठीक है, हो गए 12 प्लेनेट। और जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली, मारा नहीं उन्हें, दबाया नहीं उन्हें, वो है, वो काम कर रही है, बट वो अपना स्तर ऊपर उठा लिया। ये कुछ ही लोग कर पाते हैं ऐसे, मतलब जैसे बड़े बड़े संत हुए, बाबा रामकृष्ण परमहंस हुए, अपने ये क्या नाम है, तेरंग स्वामी जी हुए, लाडी मास्टर जी हुए, मास्टर बाबा जी हुए, योगानंद जी हुए, बस इस लेवल के कुछ लोग कर पाते हैं, अपने बाबा हुए। हर आदमी के बस की विद्या नहीं है इसको बैलेंस करने वाला। कोई ना कोई इंद्री तो आपकी काम करती रहेगी ना। चैलेंज हाउस में होगा तो आप अपनी इंद्रियों को मजबूत कर लो। व्यसन मतलब जो भी इंद्रियों के दुर्गुण हैं उसको मजबूत करोगे तो आपके चैलेंज जो फेस करने में आपको आसानी हो जाएगी। जीवा का स्वाद है, तो जीवा क्या है, इंद्रिय है हमारी, तो जीवा का स्वाद। अब बहुत लोग मिलेंगे आपको जो लोग ये बोलेंगे कि मैं जो है ना, मैं तो कम ही खाता हूं आजकल ना, लेकिन जैसे ही आप उनके सामने खाना बना के लेके जाओगे तो वो बोलेंगे इसमें नमक कम है। तो वो कौन बोल रहा है, इंद्री बोल रही है, स्वाद। तो वो कम खाना जरूरी नहीं है, उस स्वाद के प्रति जो आग्रह है उसको खत्म कर देना, इंद्री पर काबू करना है। खा ज्यादा लोग, लेकिन उस जो वो स्वाद है ना, जो टेस्ट है, उसके प्रति आग्रह खत्म हो जाना चाहिए। हाँ, कुछ लोग बोले कि मैं तो दूसरों की ना बुराई करता हूँ ना सुनता हूँ, फिर किसी के पास फोन मिला के बैठ जाए कि घंटा बात करते रहे, देखकर फला ऐसा है, दिक्कत ऐसा है, मुकड़ ऐसा है। तो वो क्या है, वो बुद्धि की वासना है ना, क्या है वो बुद्धि की वासना है। अब आप हो नहीं, पर आप हो तो उसी में ना, आपको टेस्ट आ रहा है, आप स्पिरिचुअल हो बनने का नाटक करने लग जाते हो। ये हर जगह ही होता है, मतलब बहुत। मैं यहाँ रहता हूँ, मतलब मैं ऋषिकेश में रहता हूँ, बहुत बच्चे यहाँ पर आते हैं और वो बच्चे आके यहाँ पर सडनली 1 महीने में स्पिरिचुअल हो जाते हैं। बाद में पता चलता है महीने 2 महीने बाद उन्हें अचानक ध्यान आता है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं, मैं यहाँ खाना नहीं खाता, मैं तो अन्ना वैसे खाता हूँ रोज। तो यहाँ खा लोगे तो क्या दिक्कत है, 50 रुपए की थाली खा लोगे तो क्या दिक्कत है, 500 रुपए की जरूरी थोड़ी ना है। बट उन्होंने वो स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखा, क्यों, जिह्वा का स्वाद है वहां पर।